हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके सीटेट के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में पूछा जाता है। वो है आपका जेंडर। जेंडर से रिलेटेड हर सीटेट एग्जाम में दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार हर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर उनको सीटेट का एग्जाम देना है तो, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जेंडर क्या है, कैसे जेंडर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना किसका उदाहरण है। जैसे होता नहीं, हमारे समाज में इनफैक्ट घरों में भी होता है कि जो गुलाबी रंग होता है ये हम मान लेते हैं कि ये लड़कियों का कलर होता है, लड़कियों का फेवरेट कलर होता है, और जो नीला कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ये लड़कों का फेवरेट होता है। ऐसा मानते हैं, ऐसा समाज में धारणाएं चली आ रही हैं। तो ये किसका उदाहरण है ये हमें बताना है। क्या ये जेंडर समानता का उदाहरण है, क्या ये जो है जेंडर समता का उदाहरण है, जेंडर समानता का है, जेंडर रूढ़िवादिता का है, या फिर जेंडर सशक्तिकरण का है। तो ये जो धारणा है कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो गुलाबी कलर पसंद करती हैं, उनको गुलाबी कलर पसंद होता है, और ये जो गुलाबी कलर होता है ये लड़कियों के लिए ही बना है, और ये जो ब्लू कलर होता है, जो नीला कलर होता है, ये लड़कों के लिए बना है, लड़के इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो धारणा समाज में चली आ रही है ये क्या दर्शाती है, ये किसका उदाहरण है, ये है जेंडर रूढ़िवादिता का। ये जो है हमेशा से चली आ रही है हमारे समाज में। लोग ऐसा मानते हैं कि जो गुलाबी कलर है वो लड़कियों के लिए बना है, लड़कियां पसंद करती हैं, और जो नीला कलर है वो लड़कों से जो है बना है, लड़कों के लिए बना है, लड़के इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्या है, किसका उदाहरण है, तो ये है जेंडर रूढ़िवादिता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रभावशाली युक्ति है। प्रभावशाली युक्ति कौन सी है कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना है, यानी जेंडर जो है वो पृथक बैठने की व्यवस्था करना है, ये होता है, या फिर जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना होता है, या फिर जेंडर जो है पृथक खेल समूह बनाना होता है, या फिर जो है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना होता है। तो जो प्रभावशाली युक्ति है वो ये होती है कि जो जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह है पर उन पर चर्चा करना होता है सबसे प्रभावशाली युक्ति। आज के समय में जो जिस तरीके से जेंडर भेदभाव हो रहा है, रूढ़िवादिता चली आ रही, उसमें पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना प्रभावशाली युक्ति के अंतर्गत आता है या प्रभावशाली युक्ति है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए हमेशा कार और यांत्रिक खिलौने, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं, या अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है। कई बार हमारे घरों में या फिर समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर किसी लड़की का जो है बर्थडे है तो वहाँ पे गुड़िया उसको देंगे उपहार में, और किसी लड़के का बर्थडे है तो वहाँ पे कार देंगे। इस तरीके की चीज़ें चली आ रही हैं समाज में, ऐसा होता भी है, लोग करते भी हैं। ठीक है, यानी कि सबके उपहार जो है आपस में डिसाइड हो गए हैं कि लड़की है तो कौन सा उपहार हमें देना है, लड़का है तो कौन सा उपहार देना है। ठीक है, तो ये जो प्रथा चली आ रही ये हमें क्या दर्शाती है, क्या यह जेंडर स्थिरता दर्शाती है, जेंडर समता दर्शाती है, जेंडर पक्षपात दर्शाती है, या फिर जेंडर सशक्तिकरण। तो ये पक्षपात दर्शाती है कि जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा कोमल नाजुक होती हैं, वो सिर्फ गुड़ियों से ही खेलना पसंद करती हैं, गुड़ियां ही खेलती हैं, कार उनको ना तो चलाना आता है, ना नॉलेज उनके, ना तो कार उन्हें पसंद है। इस तरीके की जो चीज़ें, जो धारणा चली आ रही वो क्या दर्शाती हैं, वो जेंडर पक्षपात दर्शाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है। जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है। पहला है कि शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना व नज़रअंदाज करना चाहिए। तो ये भी सही नहीं है कि आप जो है जेंडर संबंधी जो भी मुद्दे हैं उसको नकार दें या फिर नज़रअंदाज कर दें, तो ये तो गलत है। दूसरा है कि
शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। बिल्कुल सही। कक्षा में जो भी गतिविधि हो रही, जो भी एक्टिविटी हो रही है, टीचर को चाहिए कि उसमें जो भागीदारी ले रहे हैं उसमें सबको बराबर है, लड़की और लड़कियों को बराबर जो है उस गतिविधि में, उस एक्टिविटी में जो हिस्सा होना चाहिए सबका बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो ये सही है। तीसरा है कि शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों का और हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देने चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये तो फिर पक्षपात हो जाएगा, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कि शिक्षिका को लड़कियों से गणित व विज्ञान से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये भी गलत है। जरूरी नहीं कि जो गणित या मैथ है उसमें लड़कियां अच्छी नहीं होती। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लड़कियां अपना काम या अपना जो है नाम नहीं कर रही हैं, तो ये भी गलत है। इसका सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि शिक्षिका को कक्षा में होने वाली जो भी एक्टिविटी है, जो भी गतिविधि है, उसकी जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, न तो उनका काम बांटना चाहिए कि ये काम लड़की का है और ये काम लड़के का है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। ये हमने बताया ना कि हर समाज में इस प्रथा चली आ रही है। इनफैक्ट अब तो बच्चे भी ऐसा मानने लगे हैं कि जो गुड़िया है वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। मतलब वो बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत जो है छोटे हैं, अभी मुश्किल से वो 5 से 6 7 साल के हैं। उसके बाद भी उनके दिमाग में चल रही है कि जो गुड़िया है वो लड़कियों के खेलने की चीज़ है, लड़कों के खेलने की चीज़ नहीं है। 4 साल का एक लड़का है राहुल, वो कह रहा कि उसको उपहार में गिफ्ट में गुड़िया मिली, तो कह रहा कि मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। तो ये क्या दर्शाता है? क्या यह जेंडर प्रासंगिकता दर्शाता है, जेंडर पक्षपात दर्शाता है, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है, या जेंडर समता दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? मेल और फीमेल यानी कि गर्ल्स और बॉयज में जेंडर जो रूढ़िवादिता है वो दर्शाता है कि जो लड़कियां हैं वही सिर्फ गुड़ियों से खेलती हैं, लड़के नहीं खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क दिया है। कथन दिया है कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षक को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। कोई भी विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, उसमें सभी लड़कों को या फिर लड़कियों को समान अधिकार देने चाहिए। जरूरी नहीं कि जो लड़के हैं वो ही गणित पढ़ेंगे, जो लड़कियां वो गृह विज्ञान पढ़ेंगी, ये जरूरी नहीं। सभी विषयों को समान अधिकार सभी को देना चाहिए बराबर, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा है कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ऐसा हम क्यों डिसाइड करते हैं कि जो लड़के होते हैं वो जो है भाषा में उनकी रुचि नहीं होती है, लड़कियों की ही भाषा में रुचि होती, ये गलत है। ठीक है, ये जो है दोनों ऑप्शन इसका गलत है। तो यहाँ पे जो सही होगा इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, ना तो एक दूसरे की व्याख्या करते हैं ना तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षिका का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? कौन सा ऐसा व्यवहार है जो कि जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात को कम करने में मदद करेगा? पहला है कि कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना। बिल्कुल नहीं, तो ये तो फिर पक्षपात हो जाएगा, सिर्फ लड़के ही भारी जो वस्तु उठाएंगे, लड़कियां बहुत कोमल होती वो उठा ही नहीं पाएंगी, ये तो गलत है। दूसरा कि खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, जो खेल की जो सामग्री है जैसे गुड़िया या घर केवल लड़कियों को देना, ये भी गलत होता है। ठीक है, तीसरा है कि देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, यानी जो देखभाल वाली काम है वो सिर्फ लड़कियों को देना कि लड़कियां देखभाल का काम अच्छा कर लेती हैं, ये भी गलत है। फोर्थ है कि सभी जेंडर में स्वायत्तता व सहानुभूति के गुण विकसित करना। बिल्कुल सही, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों जेंडर में या सभी जेंडर में जो स्वायत्तता और सहानुभूति के गुण है दोनों में बराबर विकसित करना एक शिक्षिका का या शिक्षक का कार्य होता है अपने क्लास में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया वाक्य क्या दर्शाता है?
कोई एक पिताजी हैं, वो कहते हैं लड़का रो रहा तो उसको कहते हैं कि लड़की की तरह ना रो, लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं रोते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो वाक्य कहे जाते हैं वो क्या दर्शाते हैं? क्या ये जेंडर पहचान दर्शाते हैं, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है, या जेंडर सातत्यता स्थिरता दर्शाता है, या फिर जेंडर समानता? तो जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे भेदभाव हो रहा है, लड़की और लड़के में अंतर जो है एक फैली है धारणा पहले से कि लड़कियां ही रोती हैं लड़के रोते ही नहीं, लड़के बड़े मजबूत होते हैं, लड़कियां बहुत कोमल होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। चाहे वो पिता कह रहे हों, चाहे माँ कह रही हो, चाहे समाज कह रहा हो, चाहे परिवार कह रहा हो, कोई भी कह रहा है कि लड़कियां बड़ी कमज़ोर होती हैं, लड़के बड़े स्ट्रांग होते हैं, लड़कियों में बुद्धि कम होती है, लड़कों में बुद्धि ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं? जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, हमने बताया लोग कहते हैं ना कि लड़के जो हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां जो है बुद्धिमान नहीं होती, इनकी जो बुद्धि होती घुटने में होती है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं बहुत सीधी होती हैं, बहुत आज्ञाकारी होती हैं, जितना कह देते हो उतना कर लेती हैं। तो ये किसका उदाहरण है? क्या यह जेंडर समता का उदाहरण है, जेंडर रूढ़िवादिता का है, जेंडर समानता का है, या फिर जेंडर भूमिका में लचीलापन का है? तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं जहाँ पे लड़की लड़के में भेदभाव हो, ये कहा जाए कि लड़कियाँ ऐसा करती हैं लड़के ऐसे करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है जेंडर रूढ़िवादिता के, जो कई सालों से हमारे समाज में प्रथा के रूप में चली आ रही है, वो जेंडर रूढ़िवादिता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर डैश करते हैं यह सीखने के वातावरण, यानी यहाँ पे फिल करना है किस तरीके से जो है करते हैं सीखने के वातावरण के लिए। पहला है कि व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, दूसरा है निर्मित पर प्रभाव डालता है। ठीक है, यानी कि जो ये कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर निर्मित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा निर्मित, किस प्रकार निर्मित करते हैं या सीखने के वातावरण को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, जेंडर को निर्मित करते हैं या सीखने के वातावरण को प्रभावित करता है या प्रभाव डालता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे इसकी किसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक साथ सभी लोग शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो शिक्षक है वो लड़कों से कहता कि आप जो है इस पाठ्यक्रम की गतिविधि में गृह विज्ञान को मत लो। ठीक है, यानी जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें गृह विज्ञान को जो है एक जो टीचर है वो ये कह रहा है कि आप एक लड़के को कह रहा है कि आप गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो। यानी जो गृह विज्ञान सब्जेक्ट हो सिर्फ लड़कियों के लिए ही बना है, लड़कों के लिए नहीं बना, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा टीचर ही कह रहा है। तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है, किसको बढ़ावा मिलेगा? जेंडर समता को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता को मिलेगा, जेंडर भूमिका में लचीलापन, या फिर जेंडर समानता। तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है? टीचर वो दे रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को। एक टीचर ही जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ा रहा है कि जो गृह विज्ञान सब्जेक्ट है वो लड़कों के लिए नहीं है, वो लड़कियों के लिए है, आप उसमें उस एक्टिविटी में गृह विज्ञान की एक्टिविटी में भाग नहीं लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, यानी सह शिक्षा में एक साथ पढ़ा रहे हैं जहाँ पे लड़की और लड़के दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक शिक्षक टिप्पणी करता है कि बहादुर बनो, लड़कियों की तरह कमज़ोर मत बनो। यानी एक लड़कों को कह रहा है कि आप बहादुर बनो, लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो। यानी लड़कियां, इनके कहने का मतलब यही होता है कि लड़कियां जो है वो कमज़ोर होती हैं और लड़के जो होते हैं बहुत बहादुर होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्या ये जेंडर समता को बढ़ावा दे रहे हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर भूमिका में लचीलापन, या जेंडर समानता को? तो ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? जाहिर सी बात है जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। कौन दे रहा है? एक टीचर दे रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब क्या होता है। यानी समाज में जो संस्कृति चली आ रही है उसमें पुरुष के अलग हैं, महिलाओं के अलग हैं। ये जो है संस्कृति पुरुष और महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करती है। समाज में चली आ रही जो संस्कृति है वो पुरुषों और महिलाओं की जो भूमिका होती है उसको निर्धारित करती है। किसका जो है, इसका मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब जेंडर एक जैविक संरचना है, या फिर जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक रचना है, या फिर जेंडर आनुवंशिक कारकों से तय होता है, या फिर जेंडर ना तो जैविक है और ना ही सामाजिक है। तो ये इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि जेंडर जो है एक सामाजिक रचना है, यानी समाज के द्वारा एक जो है बताया जाता है कि जो लड़कियां हैं वो कमज़ोर होती हैं, लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, लड़कियों में दिमाग कम होता है, लड़कों में दिमाग ज़्यादा होता है, लड़कियां जो है रोती हैं, लड़के रोते नहीं। तो ये जेंडर एक सामाजिक रचना है, ऐसा इसका मतलब है। किसका मतलब है, जो समाज की संस्कृति है पुरुष और महिलाओं की जो भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब यही होता है कि जेंडर एक सामाजिक रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः आदमी दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है। यह कथन क्या दर्शाता है। ठीक है, हमने बताया ना कि कहते हैं ना कि लड़कों में दिमाग होता है, वो दिमाग से सोचते हैं, लड़कियों में दिमाग होता ही नहीं, वो अपने दिल से सोचती हैं, हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है। लैंगिक विभेदीकरण दर्शाता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या फिर दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद को दर्शाता है, या फिर लैंगिक स्थिरता को दर्शाता है। तो समानता जो आदमी होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है। जो कथन किसको दर्शाता है, ये लैंगिक रूढ़िवादी को या लैंगिक रूढ़िवाद या लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़के जो हैं गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं। हमने कई बार बताया कि जो समाज है या जो लोग हैं वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए बना है। अब गणित को ही ले लो, तो लोग कहते हैं कि जो गणित है वो जो है लड़कों को समझ में आती है, लड़कियों को समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है आज के टाइम पे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई सी चीज़ें नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ जो है अपना नाम नहीं कर रही हैं। लड़कियाँ कोई भी ऐसा एरिया नहीं है, ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पे लड़कियों का जो प्रदर्शन अच्छा ना हो। ठीक है, तो जो है लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है। जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या फिर जेंडर समानता को, जेंडर साम्यता को, या फिर जेंडर समतुल्यता को। तो ये किसको इंगित करता है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, यानी कौन से शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि कौन से शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। क्या वो लिंग शब्द है, यानी दिया है कि लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। हाँ बिल्कुल होता है, तो यहाँ पे हम लिंग लिख देंगे। ठीक है, लिंग शब्दों का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, और जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिंग फिल होगा और यहाँ पे जेंडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 साल की सविता ने अपनी माँ से कहा मुझे सौरभ की तरह फुटबॉल चाहिए। ठीक है, एक लड़की है वो अपने उसका भाई ही होगा, उसके से कह रही है कि मुझे भाई की तरह, यानी जो भाई है सौरभ उसकी तरह फुटबॉल चाहिए। सविता को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा कि फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का यह जवाब क्या दर्शाता है। अगर कोई लड़की कह रही कि हमें जो है क्रिकेट खेलना है, तो घर के लोग ही ये कह के जो है बैठा देते हैं कि आप तो लड़की हो, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियाँ क्रिकेट खेलती ही नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो धारणाएं होती है हमारे समाज में वो क्या दर्शाती हैं। जेंडर भूमिका में लचीलापन दर्शाती हैं, या फिर लिंग समानता समता दर्शाती हैं, या फिर लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं। बिल्कुल सही, लिंग रूढ़िवादिता को ही दर्शाती हैं। ठीक है, लिंग रूढ़िवादिता या रूढ़िबद्धता को दर्शाती हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल सड़कों को ही अपने भ्रम व पत्र पूछने के अवसर दे रहा है।
सॉरी लड़कों, ठीक है, यहाँ पे लड़कों। एक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व जो है प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? यानी कोई प्रश्नोत्तर सत्र चल रहा है जिसमें एक डिबेट कह सकते हैं, डिबेट टाइप का एक जो है कार्यक्रम चल रहा है। उसमें जो टीचर है वो सिर्फ लड़कों को ही अपने जो डाउट्स हैं उनके प्रश्न पूछने के लिए अवसर देता है, लड़कियों को नहीं दे रहा है। तो ये जो है प्रत्यक्ष रूप से जो प्रस्तुति होती है वो क्या है? क्या यह जेंडर सशक्तिकरण है? सशक्तिकरण तो होता नहीं है। जेंडर समानता है, जेंडर पक्षपात है, या फिर जेंडर समतुल्यता है? तो ये क्या है? ये है जेंडर पक्षपात, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मौके लड़कियों को दिए जा रहे हैं, लड़कियों को दिया ही नहीं जा रहा। तो इसका मतलब जेंडर पक्षपात, यानी लड़की और लड़कों में क्या किया जा रहा? पक्षपात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वो क्या कर रहा है? हमने बताया कि क्रिकेट, बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो क्रिकेट है वो सिर्फ लड़कों के लिए बना है, लड़कियों के लिए नहीं बना है। जबकि आज के टाइम पे अगर लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो लड़कियां भी खेल रही हैं, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के जो भेदभाव है, वो जो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या है? वह रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है। यानी जो एक टीचर है जो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है क्रिकेट खेलने में, तो वह ऐसा करके वो क्या कर रहा है? क्या वह रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, या फिर जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, या फिर वह जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, या फिर वह जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है, ठीक है। तो वो तोड़ तो रहा नहीं है, क्योंकि वो तो और बढ़ावा दे रहा है। तो वो जेंडर पूर्वाग्रह को क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं समाज में, जो चीज़ें जो है जेंडर को जो रूढ़िवादिता है, यानी जो असमानताएं हैं, जो पक्षपात है, उसको क्या कर रहा है? उसी को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? ठीक है, यानी अगर कोई भी स्कूल है वहाँ पे वैकल्पिक विषयों का चुनाव करना है, ठीक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे चुनाव करना है, तो लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा, यानी सीमित ही है, पहले से ही डिसाइड है कि जो गृह विज्ञान का सब्जेक्ट है वो लड़कियाँ लेंगी और जो शारीरिक शिक्षा का सब्जेक्ट है वो लड़के लेंगे, ठीक है। यानी जितने भी लड़के हैं वो शारीरिक शिक्षा पढ़ेंगे और जितनी भी लड़कियां हैं वो गृह विज्ञान पढ़ेंगी, पहले से ही स्कूल में डिसाइड है। तो ये जो प्रथा चली आ रही किस बात पर आधारित है? किस पर आधारित है? क्या ये जेंडर रूढ़िवादिता पर आधारित है, समावेशी उपागम पर आधारित है, या फिर जेंडर समानता पर है, या फिर खोजी उपागम पर है? तो ये किस पे आधारित है? तो जाहिर सी बात है किस पे है? ये जेंडर रूढ़िवादिता पे है। यानी पहले ही डिसाइड कर दिया गया है कि लड़कियां हैं वो गृह विज्ञान पढ़ेंगी, क्योंकि उनको जाके आगे आने वाले टाइम में उनको खाना ही बनाना है, और जो लड़के हैं वो शारीरिक शिक्षा पढ़ेंगे, क्योंकि उनका जो है काम शरीर से रिलेटेड है, उनका काम खाना बनाना नहीं है। तो ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का जो भी पाठ्य पुस्तक का जो सिलेबस उसमें महिलाओं की तुलना में पुरुष का अधिक प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। अमूमन कहीं भी देखेंगे कोई भी स्टोरी होती तो उसमें महिलाओं के बारे में बहुत कम दिया होता है, पुरुषों के बारे में ज़्यादा होता है। तो ये किसका उदाहरण होता है? क्या ये जेंडर पूर्वाग्रह का उदाहरण है, जेंडर समता का है, समानता का है, या फिर जेंडर निष्पक्षता का है? तो ये किसका उदाहरण है? ये है जेंडर पूर्वाग्रह का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उम्र में प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? जो जेंडर भूमिका है यानी कि जो मेल क्या है, फीमेल क्या है, लड़कियां क्या कर सकती हैं, लड़के क्या कर सकते हैं, इसकी जो भूमिका है वो कितने एज के बच्चों में आ जाती है? पहला है 4 वर्ष, 14 वर्ष, 2 वर्ष, या फिर 14 वर्ष। तो ये जो भूमिका है 16 कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो
तो जो ये जेंडर भूमिका की जो प्रारंभिक समझ है वो कितने एज में आ जाती है, तो ये हर बच्चे में 4 वर्ष में ही आ जाती है। ठीक है, अगर 4 वर्ष का बच्चा है तो ये समझने लगता है कि वो लड़की है कि लड़का है। अगर लड़का है तो उसको क्या करना है, लड़की है तो कैसे करना है, यानी लड़की है वो तो उसको कौन से कपड़े पहनने हैं, लड़का है तो कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से गेम खेलने हैं, किस तरीके के खिलौने लेने हैं, ये सारी चीज़ें समझ उसमें आ जाती है 4 वर्ष के ही एज में। तभी तो कोई लड़का है तो वो अगर उसको उपहार में गुड़िया मिलती है तो वो कहता है कि हम गुड़िया क्या करेंगे, गुड़िया, लड़के जो है गुड़िया से नहीं खेलते, गुड़िया से तो लड़कियाँ खेलती हैं। इसका मतलब कि 4 साल के बच्चे में ये समझ आ जाती है, यानी जेंडर के बारे में उसके अंदर समझ में आ जाता है कि लड़की क्या है, लड़का क्या है। ठीक है, लड़कियों का रहन सहन कैसा होता है, लड़कों का कैसा होता है, ये समझ उसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये आज की क्लास के 22 यानी कि 22 टोटल क्वेश्चन है जो कि एक ही टॉपिक से है, आपका है जो जेंडर। जेंडर से रिलेटेड आपके टोटल हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। लगभग जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सभी समझ में आए होंगे। अगर आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई है तो आज की क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ये सभी क्लासेस जो हैं आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।